अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। बस्ती के वस्त में एक दरमियाने दर्जे का होटल वाक़ था। उसकी ज़ाहिरी साख्त वैसी ही थी जैसा कि उमूमन गांव, कस्बों और बस्तियों में वाक़ होटलों की होती है। होटल में दूध, दही, चाय और यकीनी तौर पर खाने का इंतज़ाम भी था, जो कि सड़कों पर सारा दिन ट्रकों, गधा गाड़ियों और इसी तरह की सवारियों पर मुख्तलिफ सामान इधर से उधर ले जाने वालों के लिए और मेहनत मजदूरी करने वालों के लिए आसरे का बाइस बनता था। होटल में रेडियो और टीवी का भी इंतजाम था, जो कि ग्राहकों के लिए तफरीह का बाइस था। लेकिन उन दिनों टीवी पर केबल का इंतजाम न था, क्योंकि ये काफी अरसा पहले की बात है। सिर्फ टीवी के 2 चैनल ही थे। बहरहाल 2 चैनल्स वाला टीवी भी लोगों के लिए गनीमत था, क्योंकि बस्ती के अक्सर घर माली तौर पर इतने अच्छे न थे कि इस सहूलत से फायदा उठा सकते। इसलिए उन घरों के मर्द बहुत शौक से होटल पे आके बैठते और चाय के साथ साथ टीवी प्रोग्राम से भी लुत्फानंदोज होते। दरमियाने दर्जे की बस्ती ने ज्यादा रकबा नहीं घेरा था, आबादी भी ज्यादा न थी। जितने घराने बस्ती में थे सब एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे और आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। सिर्फ चंद घरानों के पास अपनी जमीनें थी, अपने रोजगार थे और दरमियाने दर्जे का गुजर बसर होता था। होटल का नाम या फिर कुछ भी कहीं जैसा कि बस्तियों वगैरह में होता है, मालिक के नाम पर होटल का नाम होता। क्योंकि मेरा नाम कादर बख्श है, इसलिए मेरा होटल बख्शू होटल के नाम से मशहूर था और मेरे रोजगार का जरिया था। मैं चूंकि खासा बातूनी और थोड़ा ज्यादा होशियार वाक़ हुआ था, इसलिए होटल चलाना खूब जानता था। मुझे मालूम था कि किस तरह ग्राहकों को चिकनी चुपड़ी में उलझा के दूध पत्ती का ऑर्डर देने वालों को दूध में पानी मिक्स करके देता था, या फिर होटल में रोज नई बात छेड़ के हालात हाजरा का तस्करा करके दूध दही लेने के लिए आने वाले ग्राहक को भी चाय पीने के लिए मजबूर करता था। मुझे होटल चलाते हुए तकरीबन 7 साल होने को आए थे और अब मैं सारे दाव पेच खूब अच्छी तरह जान गया था और मेरी दुकानदारी खूब चल निकली थी। कोई भी छोटी सी बात जो बस्ती में नई नई होती, मैं उसे थोड़ी सी गहराई में जाके सुनने वालों को एक दिलचस्प किस्से कहानी की तरह यूं बयान करता कि फिर बात से बात निकलती जाती और हफ्ता हफ्ता शाम को काम के औकात के बाद होटल पर ग्राहकों से ज्यादा किस्सा सुनने वालों का हुजूम लगा रहता। और जाहिर सी बात है कि कोई होटल में आए और चाय ना पिए, ये कैसे हो सकता है। इसी तरह के छोटे छोटे वाकयात अक्सर मेरी पांचों घी में करवा देते। एक तो सब मुझे बहुत होशियार, इर्द गिर्द की खबर रखने वाला समझते और यूं मेरा गली गली खूब चर्चा रहता और मैं अपनी खुद साख्ता शोहरत से खूब फायदा उठाता। कारोबार जिंदगी यूं ही चल रहा था कि मेरी दुकानदारी चमकाने के लिए फिर एक नया किस्सा मेरे हाथ लग गया। यूं भी बहुत दिन हो गए थे मेरी जबान को ब्रेक लगे थे। ग्राहक आते, 2-4 इधर उधर की बातें होती और वो चले जाते। कुछ खास मजा न था कि अचानक वो जनवरी के वस्त की एक सर्द सुबह थी। क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा हो गई थी, इसलिए गर्मियों की तरह बिल्कुल पोप फुटते ही मैं होटल नहीं खोलता था, बल्कि जब रोशनी अच्छी तरह फैल जाती और बस्ती के घरों में से पराठों की खुशबू उठने लगती तो मैं भी तसल्ली से नाश्ता करके अपने होटल की जानिब चल देता। मेरा मुलाजिम लड़का मुझसे पहले होटल खोल लेता था और फिर मैं होटल में जाके अपनी निगरानी में सफाई करवाता। आज मामूल से कुछ ज्यादा ही सर्दी थी, क्योंकि चारों तरफ धुंध फैली हुई थी और सूरज निकलने के आसार दूर दूर तक नजर न आ रहे थे। मैं इर्द गिर्द नजर दौड़ाता हुआ काउंटर पर आ बैठा और सर झुका के काउंटर पर धरी हुई चीजें दुरुस्त करने लगा। गला खंकारने की आवाज पर मैंने चौंक कर सर उठाया। मेरे सामने एक मुनासिब शक्ल सूरत का नौजवान खड़ा था। उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही मैं कुछ चौंक सा गया। मेरी यादाश्त ने भरपूर जोर लगा के एक जस्त लगाई, मगर फिर भी उसकी शनाख्त करने में नाकाम रही। तो मैंने उसे सर से पांव तक पहचानने की कोशिश की। वो हल्के ब्राउन कलर की कमीज में था, जिसका ज्यादा इस्तेमाल की वजह से घिसकर ये कलर हो गया था। हैरत अंगेज तौर पर इतनी शदीद सर्दी में वो किसी भी जर्सी या स्वेटर शाल से बेनियाज था। उसके चेहरे से लग रहा था कि उसे बिल्कुल भी सर्दी का एहसास नहीं। गहरे जर्द रंग के चेहरे के साथ उसकी खोई खोई आंखें मुझ पर यूं साकित थी जैसे मेरा पोस्टमार्टम करना चाहती हूं। बिल्कुल उसी तरह जैसे मैं उसके जाहिरी हुलिये का एक्सरे कर रहा था कि एकदम उसकी आंखों में हरकत उभरी और वो राजदाराना अंदाज में मेरी तरफ झुका।
सुनो, उसने सरगोशी में कहा। हाँ, मैंने बमुश्किल इतना ही कहा, क्योंकि मैं बदस्तूर उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था। मेरा दिल कहता था कि मैंने उसे कहीं देखा है, मगर अकल अभी जवाब देने से कासिर थी कि वो फिर गोया हुआ। तुमने यहां कहीं या कभी फिर भूत देखा है? उसकी बात सुन के गोया मुझे करंट छू गया। मेरी सारी महवियत हवा हो गई और मेरी आंखों में दुनिया जहान की हैरत उभर आई। भूत? मैंने ज़ेरे लब दोहराया और फिर घूर के उसे देखा। शायद किसी दूसरी बस्ती से आया है और मुझे पागल बनाना चाहता है। बख्शू को जानता नहीं। ए भाई, ये क्या सुबह सुबह फजूल बातें कर रहे हो? कोई काम की बात करनी है तो बताओ। कुछ खरीदना है? ये होटल है। मैंने खासा चिढ़कर जवाब दिया तो उसने हैरत से बगौर मेरी तरफ देखा। क्या तुमने वाकई कोई भूत नहीं देखा? उसने फिर अपना साबिका सवाल दोहराया तो ना जाने क्यों मुझे गुस्सा आ गया, क्योंकि सुबह सुबह गाहक की बजाय कोई पागल मिल जाए तो फिर ऐसा ही होता है। नहीं, मैंने नहीं देखा। अगर तुमने भूत देखा है तो उसे बुलाकर मुझसे भी मिलवा दो, बड़ी मेहरबानी होगी। मैं खालिस तंजिया लहजे में बोला तो उसके लबों पर बेख्तियार और इसरार सी मुस्कुराहट फैल गई। मैंने? वो ज़हरीला बोला और गहरी नजर से मेरी तरफ देखा और फिर कोई जवाब दिए बगैर होटल से निकलकर चला गया। मैं हैरत से उसकी तरफ देखता रह गया, लेकिन वो आगे गली की सिमत मुड़ गया। मैंने इसे कहीं देखा है, कहाँ? मेरे जहन में फिर सवाल उभरा। वो अपनी धुन में मगन सीधा चलता जा रहा था कि चंद स्कूल की तरफ जाने वाले बच्चे उसी वक्त गली में आ निकले। वो तीर की तरह उनकी तरफ लपका और फिर एक बच्चे के आगे झुक गया। मैं इश्तियाक के मारे काउंटर से बाहर निकल आया। सुनो, उसने बच्चे को अपनी तरफ मुतवज्जो किया। क्या है? बच्चे ने अपना बस्ता एक कंधे से दूसरे पर लटकाते हुए पूछा। तुमने कभी भूत देखा है? वो बच्चे के सामने मजीद झुकते हुए बोला तो सारे बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े और उसकी तरफ यूं देखने लगे जैसे वो कोई पागल हो। हाँ, देखा है भूत। जिस बच्चे से उसने सवाल पूछा था वो आंखों में शरारत भरते हुए बोला। अच्छा? उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। तुम्हें भी दिखाऊं? वो बच्चा फिर बोला। हैं? उसने हैरत से आंखों की पुतलियां सुकेड़ी। अपने पीछे देखो और थोड़ी देर बाद इधर देखना। उसने बेख्तियार पीछे पलटकर देखा तो शरारती बच्चों का टोला वहां से गायब हो चुका था। उसने पलटकर आगे देखा तो बिदक कर पीछे हटा, क्योंकि उसके आगे कोई ना था। वो चंद लम्हे हैरत से देखता रहा और फिर सर झटक के आगे बढ़ गया। उसका रुख गली के सिरे पर वाक़े मकान की तरफ था, जिसका दरवाजा सब्ज रंग का था और उस पर एक फटा पुराना सा पर्दा लटक रहा था। उसे घर की तरफ कदम बढ़ाते देखकर मेरे जहन ने कलाबाजी खाई और दूसरे ही लम्हे मैं जोश से उछल पड़ा, क्योंकि मैं उसे पहचान चुका था। इकरामुल्ला दर्जी बस्ती का इकलौता लेडीज और जेंट्स दोनों के कपड़े सीने में माहिर था। अपनी और अपनी घरवाली के लिए रोजी रोटी का बंदोबस्त करता था। इकरामुल्ला का एक ही बेटा था, असलम, जो शुरू से ही आवारा मंश वाक़ हुआ था। वो बचपन में ना स्कूल गया और ना ही उसे घर की चार दीवारी पसंद थी। मेरी और उसकी उम्रों में ज्यादा फर्क ना था। मैं उससे 4-5 साल ही बड़ा था। असलम अक्सर बस्ती से निकल जाता और कई कई महीने पलट के ना आता। माँ बेचारी रोती रहती, मगर उस पर किसी बात का असर न था। वो दोनों मियाँ बीवी उस पर 100 पहरे बिठाते, मगर वो फिर भाग निकलता और फिर जब दिल चाहता वापस पलट आता। अब भी उसे गायब हुए साल भर होने को आया था और अचानक वो बस्ती में फिर आ गया था। मैं चूंकि जहनी तौर से अपने कारोबार में उलझा था और फिर कुछ सुबह सुबह उठ के आया था, नींद अभी दिमाग पर सवार थी, इसलिए उसे इतनी आसानी से पहचान ना सका। मगर उसे अपने घर की तरफ रुख करते हुए देखकर मैं फौरन पहचान गया कि वो असलम है। लेकिन अब उसने भूत भूत की क्या रट लगा रखी है। मेरा जी चाहा कि उसे कान से पकड़कर बाहर खींच लाऊं और जरा सीधा करूं, मगर मेरी उससे कभी भी इतनी बेतकल्लुफी ना रही थी कि अपने इरादे को अमली जामा पहनाता। बहरहाल मेरे जहन की सुई उसके भूत पर जा अटकी थी और मेरा जहन तेजी से सोच रहा था कि क्या ये मजाक कर रहा है या फिर इसके पीछे कोई और वाकया है। मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी दौड़ गई और मैं चाहता था कि जल्द अज जल्द उससे सारी बात मालूम करूं कि ये कैसे हो सकता है कि कादर बख्श उर्फ बख्शू होटल वाले से पहले किसी को कोई नई बात मालूम हो और बख्शू को पता न चले। वो अंदर जा चुका था और मुझे पता था कि उसकी बेचैन तरसी हुई माँ अब इतनी आसानी से उसे बाहर न आने देगी। इसलिए मैं अपने तजस्सुस को दबाता हुआ वापस होटल की तरफ आ गया। लेकिन मैंने अपने मुलाजिम लड़के को होशियार कर दिया कि जैसे ही असलम घर से बाहर निकले फौरन मुझे बता दे। वो बेचारा हैरान तो जरूर हुआ, मगर हर 5 मिनट बाद अब उसे गली का चक्कर लगाना पड़ा। मेरे हाथ एक सिरा फिर भी लग चुका था,
کہ गुमशुदा असलम का आना और सबसे पहले मेरे होटल में आके मुझसे भूत की बाबत दरियाफ्त करना, ये एक दिलचस्प खबर थी जो यकीनन दिन भर के थके हारे मजदूरों के लिए भी दिलचस्पी का बाइस बन सकती थी। होटल में चीदा चीदा गाहक आ रहे थे, लेकिन अब मुझे बेचैनी से दोपहर के खाने की शिफ्ट और शाम की चाय के टाइम का इंतजार था। मैंने सबको हैरान कर देने वाली खबर सुनाई थी। दिन चढ़ता ही शायद ढलने को है, इसलिए शाम भी हस्बे मामूल आ गई। असलम आ गया है। क्या वाकई? हैरत और इस्तेजाब में डूबी हुई कई आवाजें उभरी। अब के नवाब साहब कहाँ की सैर करके आए हैं? कुछ कहानी सुनने को मिली। एक मजदूर जो निस्बतन खासा नौजवान था, तजस्सुस से उठकर मेरे पास आ ही बैठा। अब के तो मुझे लगता है कहीं भूतों के शहर से आया हुआ है। मेरी बात पर कई ओ की आवाजों के अलावा कह कहे भी उठे। क्यों भाई, अपने साथ कोई भूत का बच्चा ले आया है जो तुम इतने दावे से कह रहे हो बख्शू? एक ने कहा। मैं सबको मुतजस्सुस करने को उठकर काउंटर पर जा खड़ा हुआ तो सबका रुख मेरी तरफ मुड़ गया और सारी आवाजें मध्यम सरगोशियों में बदल गईं। मैं अपनी अहमियत बढ़ाना खूब जानता था, इसलिए चंद लम्हे खामोश रहा तो होटल में बैठे हुए लोग तजस्सुस के मारे बेचैन होकर बोल उठे। अरे बख्शू, अब बोल भी दे, क्या सोच रहा है? और सुबह ही सुबह तुमने असलम को कहाँ देख लिया? और तो किसी ने नहीं देखा। एक बेचैन आवाज उठी तो मेरे लबों पर फखरिया मुस्कुराहट फैली, जैसे कह रहा हो, देखा मेरा कमाल? और फिर गला खंकार के यूं गोया हुआ। देखो भाइयों, तुम्हें तो पता है कि बस्ती में अगर नई चिड़िया भी आए तो बख्शू को पहले पता चल जाता है। ये तो फिर एक जीता जागता इसी बस्ती का रहने वाला फर्द है। तुम लोगों को तो अपने काम धंधों से ही फुर्सत नहीं। अगर इधर उधर ध्यान दो तो कुछ पता चले कि क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। मैंने पहले इफ्तिताइया के तौर पर अपनी काबिलियत झाड़नी जरूरी समझी, जिस पर नाराजगी कई चेहरों पर उभरी और कई आवाजें भी उभरी, मगर मुझे किसी की परवाह कहाँ थी। मैं तो अपनी ही सरमस्ती में था। आज सुबह जब मैं होटल पर आया तो थोड़ी देर बाद ही वो आ गया। पहले तो मैं उसे पहचान ही ना सका। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा और उसने मेरी तरफ। फिर जानते हो वो क्या बोला? उसने मुझसे पूछा कि क्या तुमने भूत देखा है? यह सुनकर इश्तियाक के मारे कई अपनी जगह से उछले और अपने होठों को गोल सुकेड़ते हुए मेरी तरफ देखने लगे कि मेरा जवाब क्या होगा। भूत? मगर उसने ये सवाल क्यों पूछा? किसी ने नुक्ता उठाया तो मैं सुनी अनसुनी कर गया, क्योंकि ये तो अभी तक मुझे खुद भी ना पता था कि उसने ऐसा क्यों पूछा था, क्योंकि ये राज अभी ना खुला था। मैं उसे क्या कहता? मेरा तो पारा हाई हो गया कि सुबह सुबह ना जाने कौन है और क्या उल्टे सीधे सवाल पूछ रहा है। मैंने कहा था, मैंने नहीं देखा। अगर तुमने देखा है तो बुला के मुझे भी दिखा दो, मेहरबानी होगी। अब सुनने वालों में इश्तियाक उरूज पर पहुंच चुका था, क्योंकि बख्शू होटल वाला हमेशा इस मामले में आगे निकल जाता था। सब उसका जवाब सुनने को बेचैन थे। ऐसे में मेरे शातिर जहन ने फौरन काम किया और मैंने उन्हें जो जवाब दिया वो असलम का जवाब तो हरगिज ना था, मगर कुछ इस तरह से था। फिर उसने ये कहा कि हाँ, वो एक भूत से मिलके आया है। फिर वो ना जाने किस तरफ निकल गया, लेकिन जाते जाते उसने मुझसे वादा किया है कि वो मुझसे उस भूत को मिलवाएगा किसी दिन। क्या? कई चीख से मुशाबे आवाजें यकदम उभरी और तमाम लोगों ने मुझे यूं घूरना शुरू कर दिया जैसे मैं कोई गैर इंसानी मखलूक हूं। मैं इस सूरत हाल से थोड़ा घबराया कि कुछ गलत तो मुझसे नहीं फिसल गया। फिर खुद ही लोगों का ध्यान बटाने को कहने लगा, ऐसे ही बेपर की हाँकता है। मुझे तो लगता है वो पागल हो गया है या जानबूझ के इस दफा अपनी अहमियत बढ़ाने को अपनी बातें कर रहा है। मुझसे आगे कुछ बनना पड़ा और कई मिलीजुली आवाजें उभरने लगी। ज्यादातर हंसने लगे। कई मनचले नौजवान हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए और मुझे कोफ्त होने लगी। यानी कि बख्शू होटल वाले को अपने ही होटल पर तरह तरह के तंज और बातें सुननी पड़ रही थी। ज्यादातर लोग हंसी मजाक कर रहे थे और सबके सब असलम से मिलने के ख्वाहिशमंद भी थे कि वो अपने कानों से भूत वाली बात सुनना चाहते थे, मगर असलम तो घर से सारा दिन बाहर ना निकला था। खैर, दिन दूसरे दिन सुबह ही सुबह घर से बाहर निकला था। कल जब होटल में असलम का जिक्र हो रहा था तो वो भी मौजूद था। उसके बाद कई नौजवानों ने असलम के घर जाके खुद को उसका दोस्त कह के उससे मिलने की ख्वाहिश जाहिर कर दी थी, मगर उसकी मां ने सबको ये कहकर टरखा दिया था कि वो बहुत थका हुआ है और अब सो रहा है। खैरदीन के जहन में अब भी असलम घूम रहा था कि उसने स्कूल जाने वाले बच्चों का एक जगह हुजूम देखा तो उसकी तरफ बढ़ा कि ये सब क्यों जमा है। वो पास पहुंचकर रुक गया और फिर दूसरे ही लम्हे वो चौंक उठा, क्योंकि बच्चों के हुजूम के दरमियान असलम खड़ा था और हैरत से सबकी तरफ देख रहा था। सब बच्चे शरारत से उसकी तरफ देख रहे थे और चंद एक तो पेट पर हाथ रखकर
ہنس ہنس کر دوہرے ہوتے جا رہے تھے۔ خیر دین پہلے تو بات کو سمجھ نہ سکا، پھر اس نے ڈانٹ کر سب بچوں کو بھگا دیا کہ اسکول چلے جاؤ، اور خود اسلم سے خیر خیریت دریافت کرنے لگا۔ جواباً اسلم نے چونک کر خیر دین کی طرف دیکھا اور پھر تیر کی طرح اس کی طرف لپکا۔ بیچارہ سیدھا سادہ خیر دین یہ سمجھا کہ شاید وہ اس سے بغل گیر ہونے لگا ہے، مگر وہ اس کے قریب آ کے ٹھہر گیا اور پھر بغور اس کی طرف دیکھ کے سرگوشیانہ لہجے میں بولا، سنو۔ خیر دین پوری طرح متوجہ ہوا کہ نہ جانے وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ کیا تم نے کبھی بھوت دیکھا ہے؟ مدھم لہجے میں دھماکے دار سوال کیا گیا۔ خیر دین ایک ہی جھٹکے میں 5 قدم پیچھے ہٹا تو گویا بخشو سچ ہی کہتا تھا۔ اس نے سوچا اور پھر بغور اسلم کی طرف اس طرح دیکھا جیسے اس کا جائزہ لینا چاہتا ہو کہ کہیں وہ سچ مچ پاگل تو نہیں ہو گیا۔ اسلم، وہ نرم لہجے میں بولا، کیسی باتیں کرتے ہو؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اسلم کی آنکھوں میں حیرانگی ابھری اور پھر اس کی جگہ تجسس نے لے لی، اور وہ ایک دفعہ پھر رازدارانہ لہجے میں کہتے ہوئے اس کی طرف جھکا، کیا تم نے کبھی بھوت دیکھا ہے؟ پھر اپنا سابقہ سوال دہرایا۔ خیر دین بیچارہ پرانے وقتوں کا آدمی پریشان اور کچھ خوفزدہ ہو گیا۔ اسے تو اسلم بھی کوئی بھوت ہی دکھائی دینے لگا تھا، جو بخشو کے کہنے کے عین مطابق اتنی سردی میں بغیر کوئی جرسی سویٹر کے ایک عام سی قمیض شلوار میں گھوم رہا تھا۔ خیر دین نے چند لمحے بغور اس کی خالی ویران آنکھوں میں جھانکا اور پھر تیزی سے اپنے راستے کی سمت ہو لیا، جیسے وہ اس بھوت سے بچنا چاہتا ہو۔ اسلم نے اسے جاتا دیکھ کے حیرت سے کندھے اچکائے اور پھر اس کے پیچھے لپکا، مگر اب اسلم کا رخ راستے میں آنے والے بخشو ہوٹل کی طرف تھا، جہاں قادر بخش روانی کے ساتھ گاہکوں کو نمٹا رہا تھا۔ اسلم بھی ان کے ساتھ جا کھڑا ہوا۔ اسلم کو جاننے والے کئی چونک اٹھے، سب کا دھیان اسلم کی طرف ہو گیا۔ بخشو بھی چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اسلم کو صبح صبح گاہکوں کے ساتھ کھڑا دیکھ کر میں حیران ہوا اور جی چاہا کہ ایک تھپڑ کھینچ کر ماروں، کیونکہ کل اس کی وجہ سے اچھی خاصی لوگوں کی طنزیہ باتیں سننی پڑی تھی، مگر میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا اور سوچا کہ اس سے اصل بات اگلوا کر اپنی گلو خلاصی کرواؤں گا۔ ایک دفعہ پھر سے بخشو ہوٹل والے کے اندر تجسس ابھر پڑا۔ کاؤنٹر پر کھڑے گاہکوں میں سنسنی سی پھیل گئی، مگر کوئی اس سے بات کرنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ مگر اسلم کو زیادہ خاموشی ہضم نہ ہوئی تو وہ خود ہی بول اٹھا۔ اس کا مخاطب چچا فیروز کا بیٹا مہروز تھا، جو ہاتھ میں دودھ لیے کھڑا تھا۔ سنو، وہ اسی طرح مخاطب ہوا جس طرح کہ کل مجھ سے مخاطب ہوا تھا۔ کیا ہے؟ مہروز ذرا اکھڑ مزاج واقع ہوا تھا، لگی لپٹی رکھنے کی اسے عادت نہ تھی۔ میرا خیال تھا کہ اسلم اس کے لہجے کا برا منائے گا، مگر اس کے چہرے پر کوئی ایسا تاثر نہ ابھرا۔ تھوڑی دیر بعد وہ مزید اس کے قریب ہو کے بولا، کیا تم نے بھوت دیکھا ہے؟ اس سوال پر میری ہنسی چھوٹ گئی، جبکہ مہروز کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ کل ہوٹل میں مجھ سے اس کا قصہ سن چکا تھا اور میرا مذاق اڑانے والوں میں سر فہرست تھا۔ اب میں اس کی طرف بغور دیکھ رہا تھا۔ مہروز نے سر سے پاؤں تک اسلم کو گھور کے دیکھا۔ میں نے تو نہیں دیکھا، اگر تم کہو تو تمہیں ایسے بھوت دکھاؤں گا کہ تم یاد رکھو گے۔ وہ اپنے اکھڑ پن کی وجہ سے لڑنے کو تیار ہوا اور آستینیں چڑھانے لگا۔ آس پاس والوں میں ہلچل مچی تو میں نے فوراً مہروز کو فارغ کر دیا اور اپنے ملازم لڑکے کو اشارہ کیا کہ وہ اسلم کو اندر بٹھائے، اور میں خود گاہکوں کو نمٹانے لگا۔ پہلے تو وہ گھبرایا، مگر میرے گھورنے پر اسلم کا بازو پکڑ کے اسے اندر آنے کو کہا۔ کیونکہ اسلم اندر آنے کو تیار نہ تھا، اب میں تیز تیز ہاتھ چلا رہا تھا۔ میرا ذہن تیزی سے گردش کر رہا تھا اور میں اسلم سے اس بھوت کی وجہ جاننے کو بے چین تھا، جسے وہ ہر ایک سے پوچھ کر تلاش کر رہا تھا۔ آخر 10 منٹ بعد میں فارغ ہو گیا۔ فراغت پانے کے تھوڑی دیر بعد میں اسٹول گھسیٹ کر اسلم کے روبرو بیٹھا ہوا تھا۔ میں اسے بہلا پھسلا کے اس کے خود ساختہ بھوت کا راز پوچھنا چاہتا تھا، جو کہ اس کے سر پر سوار تھا۔ دیکھو اسلم، میں نے تمہید باندھتے ہوئے بات کا آغاز کیا، اس طرح اگر تم سب سے پوچھتے رہو گے کہ تم نے بھوت دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، تو اس طرح لوگ تمہیں پاگل سمجھیں گے۔ تم مجھے بتاؤ، تم کس بھوت کی بات کرتے ہو؟ پھر ہم سب مل کر اس بھوت کو ڈھونڈ لیں گے۔ کیا تم نے اسے کہیں دیکھا ہے؟ اس طرح کی باتیں کرتا ہوا میں خود کو بھی چند لمحے کے لیے پاگل ہی لگا، مگر اصل بات تک پہنچنے کے لیے اور بخشو ہوٹل کی ساکھ برقرار رکھنے کے لیے کچھ تو کرنا ضروری تھا۔ اسلم نے میری بات سن کے چونک کر میری طرف دیکھا اور پھر ذرا سا میری طرف کھسکا۔ سنو۔ کیا؟ میں جی جان سے لرز گیا، کیونکہ اس کا لہجہ عجیب تھا۔ اس نے اپنی گول گول آنکھیں ادھر ادھر گھمائی اور پھر مجھ پر نظر گاڑتے ہوئے جو اس نے کہا، اسے سننے کے بعد
मेरा दिल चाहा कि पास पड़ी हुई कोई चीज उठाकर उसके सर पर दे मारूं। वो फिर अपने ही सवाल पर अड़ा था, क्या तुमने भूत देखा है? फिर उसके बाद में आधा घंटा सर खपाता रहा, मगर उसका सवाल न भूला। वो हर थोड़ी थोड़ी देर बाद एक ही सवाल पूछता, और मैं जब आजिज आ गया तो अपने मुलाजिम लड़के को इशारा किया, तो वो मेरा इशारा पाते ही उठा और थोड़ी देर बाद असलम होटल से बाहर था, और मैं पतीली में बची हुई सारी चाय अपने मैदे में उंडेल कर भी अपना दिमाग खोलता हुआ महसूस कर रहा था। असलम ने बस्ती के किसी फर्द को न छोड़ा, छोटे से लेकर बड़ा, बड़े से बूढ़ा, हत्ता के गली में टकरा जाने वाली औरतों को भी वो रोककर यही सवाल पूछता। यहां तक कि उसका सवाल जुबान ज़दे आम हो गया और सब असलम को देखते एक दूसरे से पूछने लग जाते, अरे भाई, कहीं तुमने भूत देखा है? फिर खूब हंसते। बच्चों ने तो भूत अपना तकिया कलाम बना लिया था। हत्ता के घरेलू औरतें भी आपस में बातें करते हुए असलम को दरमियान में घसीटकर एक दूसरे से उस भूत का दरियाफ्त करती। असलम एक किस्सा बन के हर घर में गूंज रहा था। उसे न खाने का होश होता, न पहनने का, और न ही अपने लिबास का। वो जिन कपड़ों में आया था अभी तक उन्हीं में था। उसने कपड़े बदलने की जहमत गवारा न की थी। घर वाले समझा समझा कर थक गए थे। अपनी इस्तिताअत के मुताबिक दवा दारू भी किया, तावीज़ वालों के पास भी चक्कर लगाए, मगर असलम के जहन से उसका भूत न उतरा। तमाम लोग उसको एक आम बात की तरह लेते थे, लेकिन उस बेचारे को कुछ इल्म न था। उससे जब भी कोई मिलता वो उससे पूछना न भूलता और जवाबन तरह तरह के कलमात सुनता और हैरानगी से लोगों को देखता रहता। बस्ती के बच्चे उसे पागल कहकर उसके पीछे लग जाते, मगर उसके बाप की वजह से कभी किसी ने उस पर पत्थर बरसाने की कोशिश न की थी, क्योंकि इकरामुल्लाह एक बारूब इंसान था। सबके सब इस मर्ज को मर्ज लादवा समझ बैठे थे, मगर मेरा जहन न जाने क्यों असलम की सुई पर ही अटका था, और मैं अब भी उसके सवाल पर चौंक उठता था और सोच में पड़ जाता था कि आखिर भूत। असलम को आए हुए 2 महीने हो चुके थे। जाती सर्दियों की एक शाम थी। मौसम बहार की आमद थी। मौसम दरमियाना था, न सर्दी थी न गर्मी। मैं अपने होटल में था। चाय की महफिल जमी हुई थी। टीवी पर फुटबॉल मैच के शोर से पूरा होटल गूंज रहा था, और कई नौजवान अपने अपने अंदाज से उछल रहे थे, और मेरे घूरने का उन पर खातिर ख्वाह असर ना हो रहा था कि मेरी नज़र सामने सड़क पर आते हुए असलम पर जा ठहरी। वो अपने हाल में मस्त चला रहा था। मैंने एक नज़र होटल में बैठे लोगों पर डाली। सब अपने अपने मशगलों में मस्त थे। उनमें से किसी ने असलम की तरफ नहीं देखा था। अगर देखा भी होगा तो अब वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देते थे। एक मेरी ही सुई असलम पर जा अटकी थी। सूरज अपने आखिरी सफर पर था। असलम सड़क के किनारे किनारे इस तरह चल रहा था कि उसका साया उससे 10 गुना लंबा होके सड़क पर पड़ रहा था। अरे ये क्या? दूसरे ही लम्हे मेरी आंखें हैरत से फटने को थी, क्योंकि मैंने जो देखा था वो यकीनन आंखें फाड़ने वाला मंजर था। क्योंकि असलम का साया एक होने की बजाय 2 हो रहे थे, और फिर मेरी इन गुनाहगार आंखों ने खुद असलम के दोनों सायों को आपस में अटखेलियां करते हुए भी देखा था। कभी एक साया आगे बढ़ता तो दूसरा भाग के उससे आगे बढ़ जाता। असलम एक नज़र बेनियाजी से सड़क पर डालता और आगे चलता रहा। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं चीखकर तमाम लोगों को उसकी तरफ मतवज्जो करूं और सबको दिखाऊं, मगर मेरी आवाज़ हलक से नहीं निकल रही थी, और मैं बस दीदे फाड़े असलम को देखता जा रहा था। जब वो मेरी नज़रों से ओझल हो गया तो मेरा दिमाग एक झटके से अपने ठिकाने पर वापस लौट आया। मेरा जी चाहा कि सबको बताऊं, मगर मुझे असलम की पहली मुलाकात याद आ गई, और मैं होंठ सीकर रह गया कि मैं इस वक्त अपना मजाक हरगिज नहीं उड़वाना चाहता था, जबकि मेरे हवास पहले ही दुरुस्त न थे। मैंने पलटकर एक नज़र मुलाजिम लड़के की तरफ देखा और फिर उसे काउंटर पर आने का इशारा किया। मेरे कदम बेख्तियार ही उस सिमत बढ़े जिस तरफ असलम गया था। आखिर आज मैं देखूं तो सही कि यह मेरा वहम है या सच में। मैं एक झटके से उसकी जानिब लपका और तेज तेज कदम उठाता हुआ उसकी तरफ जाने लगा, जहां थोड़ी देर पहले असलम को जाता देखा था। असलम की रफ्तार तेज न थी कि मैं उस तक न पहुंच सकता, मगर मुझे सख्त मायूसी का सामना करना पड़ा जब सामने की तरफ जाने वाली सड़क खाली पड़ी थी। आखिर वो गया किधर? मैं साथ वाली गली में घुस गया। सामने ही मुझे असलम जाता नजर आ गया। मेरे कदमों में गोया बरकी रो दौड़ गई और मैं बिजली की तरह उसकी जानिब लपका। गली में धूप नहीं आ रही थी क्योंकि सूरज गुरूब हो रहा था, इसलिए सारी गली सन्नाटे की लपेट में थी और असलम तन्हा गली में चला जा रहा था, और मैं पागलों की तरह उसके पीछे मजीद चलने का इरादा तर्क करके वापस लौटने लगा। अभी मैं पलटना ही चाहता था कि एकदम से असलम ने पलट कर देखा
और मैं अपनी जगह पर साकित होकर रह गया। उसके जर्द चेहरे पर खिलाफ मामूल सुर्खी फैली हुई थी और वीरान आंखों में गोया बिजली सी भरी थी। उसने एक नज़र मेरी तरफ देखा तो मुझे अपने कदमों के नीचे से जमीन सरकती हुई महसूस हुई और मैं ख्वामख्वाह खुद को मुजरिम महसूस करने लगा। बस्ती के बच्चे जिसके पीछे दौड़ते रहते हैं और कोई खौफ महसूस नहीं करते, उससे मैं घबरा रहा था और मेरा रंग जर्द पड़ता जा रहा था। मुझे ऐसे महसूस हुआ गोया मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। मैंने चकराते सर से दीवार का सहारा लेना चाहा और आंखें मलते हुए फिर सामने की तरफ देखा। गली में असलम का नामो निशान न था और मैं अकेला दीवार का सहारा लिए खड़ा था। मुझे बिस्तर पर किसी करवट चैन नहीं मिल रहा था। बीवी बच्चे सब सो चुके थे, उनके खराटे फिजा में गूंज रहे थे और मेरे जहन में असलम अपने भूत के साथ घूम रहा था। दोनों साए जो असलम के साथ चल रहे थे, फिर असलम का वो चेहरा जो पहले कभी देखने को नहीं मिला था। मैं यूं चकराया कि मुझे खबर ही ना हो सकी कि असलम किस सिमत को निकल गया। चांद अपनी आखिरी तारीखों पर था। चारपाइयां बरामदे में बिछी हुई थी। मैं सहन में फैली हुई थोड़ी बहुत चांदनी को देखे जा रहा था। वैसे तो हर सिमत घटाटोप अंधेरा ही था, मगर जब थोड़े बहुत बादल चांद को ढांप लेते थे, फिर चांद अपनी थोड़ी बहुत रोशनी जमीन पर फेंकने में कामयाब हो जाता। फिजा मुकम्मल तौर पर खामोश थी, इतनी कि मुझे अपने दिल की धड़कन वाज़े सुनाई दे रही थी। एकदम से मुझे फिजा में हब्सा महसूस होने लगा और दिल खुली फिजा में जाने को बेचैन होने लगा। मैं आहिस्तेगी से चारपाई से उठा और सहन की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन जब सहन में भी सुकून न मिला, मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर गली में निकल आया, जहां हर तरफ सन्नाटे और अंधेरे का राज था। गली में चारों तरफ देखते हुए मैं आगे की तरफ बढ़ने लगा। मैं नहीं जानता था कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, मगर मैं चल रहा था। गली से बाहर निकलकर मैं अपने होटल की सिमत जाने वाली गली में मुड़ गया। मेरे होटल के एन सामने सड़क के पार कुछ फसलें खड़ी थी और कुछ जमीनें वैसे ही खाली पड़ी थी। चलो एक नज़र अपने होटल पर भी डाल लूं, रात के वक्त कैसा लगता है, मैंने सोचते हुए अपनी रफ्तार बढ़ा दी और फिर होटल के सामने आके ठहर गया। होटल के अंदरूनी कमरे को ताला लगा हुआ था। काउंटर बिल्कुल खाली था, क्योंकि काउंटर का सामान भी अंदर कमरे में रख दिया जाता था। बाहर सिर्फ एक चारपाई बिछी रहती थी। मैं चारपाई की तरफ बढ़ा। अभी मेरे कदम उठने भी ना पाए थे कि काउंटर के पास मुझे कोई साया सा दिखाई दिया, तो मैं ठिठक के रुक गया। दिल फौरन असलम की तरफ माइल हुआ और मसामों ने पसीना उगलना शुरू कर दिया, मगर बगौर देखने पर मुझे कुछ भी दोबारा नजर न आया। शायद मुझे वहम हो गया है, मैंने सोचा और फिर चारपाई पे आके लेट गया। मैं अपनी जुर्रत पर हैरान रह गया कि आज मुझे क्या सूझी इस तरह घर से निकलने की। भला बीवी बच्चे क्या सोचेंगे। सुबह उठ के सुबह होने से पहले वापस चला जाऊंगा, मैंने सोचा और आंखों पर हाथ रख के सोने की कोशिश करने लगा। अभी मुझे थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेरे लाशऊर में गड़बड़ सी होने लगी। कुछ था जो मैं महसूस करना चाहता था, मगर महसूस न कर पा रहा था। मैं शायद नींद में था। एक मखसूस आवाज मेरे कानों में गूंजी और फिर हड़बड़ा के उठ बैठा और आंखें खौफ के मारे बाहर आने को बेताब होने लगी। मैं हवास में था। जो मैंने सुना वो यही था, सुनो। और ये सिर्फ असलम के बात शुरू करने का अंदाज था और फिर मेरी आंखों ने उसकी तस्दीक कर ली, क्योंकि असलम मेरे सरहाने खड़ा अपनी वीरान आंखों से मुझे घूर रहा था। क्या तुमने भूत देखा है? उसने अपना 1000 बार कहा हुआ फिक्रा दोहराया, जिसे मैं दिन की रोशनी में कई बार सुन चुका था, मगर उस वक्त रात की तारीकी में यह फिक्रा मेरे हवास सल्ब कर गया और मुझे अपने दिल की धड़कन रुकती महसूस होने लगी। असलम की माँ उसे शाम के बाद घर से निकलने नहीं देती थी, तो वो इस वक्त कैसे बाहर आ गया? और फिर उसे ही बाहर आना था क्या? क्या वो मेरी आमद से बाखबर था? कई सवाल मेरे खौफजदा जहन में गर्दिश करने लगे कि अचानक मैं उछल के उठ बैठा, मगर असलम बदस्तूर अपनी जगह पर साकित खड़ा मुझे जवाब तलब निगाहों से घूरे जा रहा था और मेरी सारा दिन चलने वाली जबान इस वक्त चलने से बिल्कुल कासिर थी और मैं खुश्क हलक लिए दम बखुद था। सुनो, उसने फिर कहा, तो मेरा दिल चाहा कि यहां से फौरन हरफे गलत की तरह गायब हो जाऊं। आओ मैं तुम्हें भूत से मिलवाऊं। यह फिक्रा उसके मुंह से ही निकला था। अब तो मेरी रूह फना होने वाली थी। मैंने बेख्तियार चारपाई के पास पड़े हुए जूतों की तरफ देखा और फिर सामने गली की तरफ कि मैं एक छलांग में कहां तक जा पहुंचूंगा। असलम उसी अंदाज में खड़ा था। अब तो मेरी बर्दाश्त खत्म हो चुकी थी। भूत अगर दिन के वक्त हो तो वो सिर्फ भूत होता है, मगर अगर वो रात के वक्त हो तो वो भूत के अलावा भी बहुत कुछ होता है, जिसका एहसास मुझे इस वक्त हो रहा था। फिर मैंने देर न लगाई और दूसरे ही लम्हे
जूते हाथ में लेकर गली की तरफ छलांग लगा चुका था। असलम अपने भूत समेत चौंक के चारपाई से पीछे हटा था, मगर मैं उसे सोचने समझने का मौका नहीं देना चाहता था। इसलिए जमीन मेरे पैरों के नीचे रेत की तरह फैल रही थी और 1 मिनट के 1000वें हिस्से में अपने घर के सामने यहाँ आके बेख्तियार मैंने पलट के देखा, मगर मेरे पीछे कुछ ना था। अगली सुबह चारपाई से उठने को मेरा दिल नहीं कर रहा था। रात का वाकया मेरे दिमाग से चिपक गया था। आखिर असलम के सारे कमाल मुझ पर ही क्यों जाहिर होते हैं, मैं तंग आके सोच रहा था। बाकी बस्ती वालों के लिए तो ये महज मजाक ही था, मगर मेरे लिए ये एक तल्ख खौफनाक हकीकत का रूप धर चुका था और मैं इससे आजीज आने लगा था। आओ तुम्हें भूत से मिलवाऊं, यह फिक्रा पहली बार उसके मुंह से सुना था और उसने सिर्फ मुझसे ही क्यों ये कहा। तरह तरह के सवालात मेरा दिमाग चाट रहे थे और मैं सर थामे लेटा हुआ था, मगर मजबूरी के तहत उठ के होटल की तरफ चल दिया। मेरे दिमाग में आवाज गूंजी, रात में अब अकेला नहीं होऊंगा। दिन में तो हर वक्त होटल में कोई ना कोई होता है और सड़क पर भी ट्रैफिक होती है, मगर रात के वक्त तो बस्ती से इक्का दुक्का ही कोई सवारी गुजरती है। मैं खुद को दिलासे देता हुआ अपने होटल पर आ गया। सब खैर थी। मेरी नजर उस चारपाई पर पड़ी तो मेरे रोंगटे फिर से खड़े हो गए, मगर मैं खुद को संभालता हुआ काउंटर पर आ ठहरा। मैं अपनी रुदात किसी को भी सुनाने से कासिर था, क्योंकि कोई भी संजीदगी से असर न लेता, बल्कि उल्टा मेरा मजाक उड़ाता कि असलम का निशाना हर दफा मैं ही बनता हूं, कोई और क्यों नहीं। मैं खामोशी से दिन भर के काम निपटाता रहा। बस्ती से शहर जाने के लिए मैंने मोटरसाइकिल ले रखी थी, जो ज्यादातर घर में ही खड़ी रहती थी, क्योंकि मैं सिर्फ शहर जाने के लिए या फिर ससुराल जाने के लिए ही उसे इस्तेमाल करता था। बस्ती से अक्सर घर के लिए शहर सौदा सल्फ लेने जाना होता था। मैं आज सुबह उठा तो बीवी ने जरूरत अशिया की एक लंबी फहरिस्त जुबानी सुना दी और मैं फर्माबरदार शोहरों की तरह शहर जाने का सोचने लगा और सोचा कि जाते वक्त लड़के को काउंटर पर बिठा दूंगा और खुद शहर चला जाऊंगा, कुछ माहौल भी बदलेगा। मैं घंटा भर बाद शहर में खरीदारी करने के बाद वापसी के सफर पर रवादमा था कि मुझे महसूस हुआ कि एक मोटरसाइकिल बराबर मेरे पीछे आ रही है। फिर मैंने सोचा होगा कोई जो मेरी तरह अपनी मंजिल पर जा रहा होगा, मगर जब हौसला आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा और वो मेरे बराबर आने की कोशिश करने लगा तो मैं जरा चौंका और गर्दन घुमा के मोटरसाइकिल पर बैठे हुए शख्स को देखने की कोशिश करने लगा कि ऐन उसी वक्त मेरे कानों में एक जानी पहचानी सरगोशी गूंजी, सुनो। मेरा दिमाग मोटरसाइकिल की रफ्तार से ज्यादा तेज चलने लगा, क्योंकि मैं इस आवाज को लाखों में पहचान सकता था। मेरी गर्दन को यह दूसरी तरफ फिट हो गई तो मैं उसे लम्हे के 1000वें हिस्से में पहचान गया। वो असलम ही था, मगर वो अकेला ना था। उसके पीछे, उफ मेरे खुदा, वो उसका ही हमशक्ल था, मगर न जाने कौन था। अब मुझे समझ न आ रही थी कि इन दोनों में से असलम कौन है, आगे वाला या पीछे वाला, क्योंकि वो दोनों हूबहू एक ही शक्ल के थे। लेकिन सरगोशी में सुनो मुझे अगले वाले ने कहा था, गोया वही असलम था। लेकिन उसके साथ जो था वो, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें भूत से मिलवाऊं, देखो ये मेरा भूत है। उसने पीछे की तरफ अपना रुख मोड़ा। मोटरसाइकिल की रफ्तार तूफानी हो चुकी थी और दूसरे ही लम्हे वो बेकाबू होके सामने से आने वाले ट्रक में घुसने को बेताब थी। मैंने बेख्तियार घबराकर दोनों हाथ अपनी आंखों पर रख दिए और फिर दूसरे ही लम्हे एक खौफनाक हादसा सड़क के ऐन दरमियान हो चुका था। जिंदगी की कई सर्दियां और गर्मियां आके जा चुकी थी। मेरे बालों में सफेदी उतर आई थी। बख्शू होटल वाला आज भी हमेशा की तरह मकबूल था कि आखिर वही सबसे पहले बस्ती में वकू पजीर होने वाली नई बात जान पाता था। इस 10 सालों में मेरी मकबूलियत कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी थी, लेकिन तब्दीलियां बहुत सी हो गई थी। जैसा कि असलम भूत वाला भी गायब हो चुका था। उस दिन शहर में पेश आने वाले हादसे के बाद मेरा तो हशर खासा बिगड़ चुका था। मेरी टांगों को बहुत नुकसान पहुंचा था। उसके कुछ अरसे बाद मैं ठीक तो हो गया, मगर मेरी एक टांग में हल्का सा लंगड़ापन आ गया था, जो बेशुमार इलाज के बाद भी ना गया था, और मैं बदस्तूर हल्का सा लंगड़ा कर चलता था। ये उसी भूत की यादगार था जो उस दिन असलम के साथ उसके मोटरसाइकिल पर सवार था और मुझे मिलने को बेचैन था। बाद में बहुत वक्त में बेचैन सा रहा कि आखिर उस भूत को मुझसे ही मिलवाने के लिए क्यों लाया था। लेकिन एक दिन मुसलसल सोचो विचार के बाद मुझे इसका भी जवाब मिल गया था। मुझे वो शाम याद आ गई जब मैंने सबके सामने दावा किया था कि असलम ने मुझसे भूत मिलवाने का वादा किया था। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था, मगर असलम का भूत मुझसे मिलने को बजीद हो गया था और फिर आखिर उसने मुझे अपने जलवे करवा ही दिए। उसके बाद तो मैं जैसे तैसे बस्ती पहुंच गया,
मगर असलम एक दफ़ा फिर से गायब हो गया था, अपने भूत समेत। बस फिर उसके बाद मैं था और असलम के भूत का किस्सा। पहले पहल तो बहुत से ने मेरी बात पर यकीन करने से इनकार कर दिया, मगर फिर मेरी जख्मी हालत और पिछली साख को मद्देनजर रखते हुए मेरी बात पर यकीन कर लिया गया। मुझे एक जरा सा झूठ बोलने पर इतनी बड़ी सजा मिली थी। बहरहाल मैं था बख्शू होटल वाला, अपना नाम सुरखरू करने के लिए हकीकी भूत और दरियाफ्त करने के कारनामे पर डट गया और वक्त के धारे में बहने लगा। यह सर्दियों की इंतहाई सर्द सुबह थी और कुछ उम्र का तकाजा था और कुछ मौसम का कि मुझे कुछ ज्यादा ही सर्दी लग रही थी। बहरहाल मैं हर रोज की तरह अपने होटल पर आ पहुंचा था। गलियां भी सुनसान थी। मेरा मुलाजिम लड़का अंदरूनी कमरे से सामान वगैरह निकाल कर बाहर ला रहा था और मैं काउंटर पर खड़ा चीजों को सेट कर रहा था कि कदमों की चाप अचानक मेरे कानों में पड़ी तो मैंने सर उठा के देखा। कोई थोड़े से फासले पर चला आ रहा था। क्योंकि धुंध बहुत ज्यादा थी इसलिए मैं उसे पहचान ना सका और सर झुका के दोबारा काउंटर पर चीजें सेट करने लगा कि अगर कोई गाहक होगा तो मेरे पास ही आएगा। चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद ही एक मध्यम खरखराती सी आवाज मेरे कानों में गूंजी, सुनो। और अचानक जैसे मुझ पर एक अजीब सा लर्जा तारी हो गया। सारा जिस्म सनसनाने लगा और जैसे किसी ने मेरी ठोड़ी पर हाथ रखकर मुझे सर उठाने पर मजबूर किया था। मेरी कैफियत कुछ अजीब सी थी मगर समझ से बाहर। मेरा दिमाग बहुत कुछ कहना चाहता था मगर खामोश था। मैंने बागौर सामने खड़े हुए शख्स को देखा। बालों में हल्की हल्की सफेदी, चेहरे पर बढ़ती उम्र के हल्के से असरात थे। जिस्म पर एक आम सी कमीज शलवार, बगैर किसी जर्सी स्वेटर या शाल के वो इतनी सर्द सुबह में मेरे सामने खड़ा था। चेहरे की रंगत गहरी जर्द और आंखों में वीरानी छाई हुई थी। उसको मैं देख रहा था और शायद पहचान भी चुका था मगर खुद को एहसास न दिलाना चाहता था। मेरे एहसास और जज्बात साकित थे और मैं बगौर उसकी तरफ देख रहा था। सुनो, वो फिर गोया हुआ, तुमने कभी भूत देखा है? वही एक आसेब जैसा सवाल जो एक तवील अरसे से मेरे आसाब पर सवार रहा था अब फिर मेरे गोश गुजार था। मैं नहीं जानता था मगर न जाने क्यों मेरा सर खुद ब खुद असबात में हिलता चला गया। मुखातिब के चेहरे पर एकदम से एहसास तफाकुर उभरा और आंखों में खुशी की चमक। वो चंद लम्हे बगौर मेरी सिमत देखता रहा और मैं तो शायद होश व हवास में ही ना था। मैं पत्थर की तरह साकित खड़ा रहा। वो जिस रास्ते से आया था उसकी सिमत वापस पलट गया। मैं चंद लम्हे उसकी पुश्त पर नजरें जमाए खड़ा रहा और फिर एकदम से जैसे मुझे होश आ गया, मैं तेजी से उसकी सिमत लपका। इस दौरान मेरी जो टांग जिसमें लंग आ गया था मेरे लिए रुकावट का बाइस बन सकती थी, मगर मुझे हैरत का झटका लगा क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक चल रहा था। असलम काफी आगे निकल चुका था। मैं भागा मगर दूसरे ही लम्हे वो मेरी आंखों से ओझल था। लेकिन फिर अचानक एक सरगोशी सुनाई दी, खुश रहो क्योंकि तुमने भूत देख लिया है, तुम्हारी टांग ठीक हो गई। मैं ये आवाज लाखों में पहचान सकता था। ये असलम की आवाज थी। मैंने सारी बस्ती छान मारी मगर वो मुझे ना मिला तो मैं थक हार के वापस आ गया। होटल पर ग्राहकों की कतार में इजाफा हो रहा था। बख्शू होटल की रौनक बढ़ने वाली थी। आखिर बख्शू एक दफा फिर बस्ती वालों से नंबर ले गया था और इस दफा तो मुझे किसी तावील की जरूरत भी ना थी क्योंकि सालों से लंगड़ा के चलने वाली टांग अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।